गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज फिर आपके लिए कहानी का तोहफ़ा लेकर आए हैं और आपके मोती जीवन की पुस्तक से का पाठ 2, आप और आपका समाज। ठीक है बच्चों, ये वो प्रेशियस थिंग्स हैं बच्चों जो लाइफ में आपको आगे तक काम आएंगी। अनमोल मोती का मतलब ही यही होता है कि मोती जीवन के आपके, उसका मतलब ही ये है कि वो इतने अनमोल हैं आपके लिए कि आपके जीवन को आगे का जो रास्ता है वो निष्कंटक करते हैं। बेटा, ये वैल्यू हैं, जीवन की वैल्यूज़ हैं, नैतिक मूल्य हैं, जिनको आप मॉरल साइंस में भी पढ़ते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको ये बताया था। आज बच्चों जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आप बहुत बढ़िया कहानीकारों में से एक हैं, साहित्यकार हैं। इनकी कहानी जीवन का सच्चा दर्शन कराती है बच्चों। कहानी पढ़ने से पहले आपको इस पाठ का उद्देश्य मैं बताना चाहूँगी। इस पाठ का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता फैलाना है। समाज, क्योंकि आप जो हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो इस समाज का ही अंग होता है बच्चों। तो इससे पहले कि हम ये चैप्टर पढ़ें तो हम इसको समझेंगे कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। आशा है आप लोगों ने पेंसिल निकाल ली होगी और आज की दिनांक आप उसमें डाल लीजिए कि आज के दिन हमने ये चैप्टर पढ़ा था। बच्चों, मैं बार बार आपको इसीलिए कहती हूँ, मेरे साथ किताब में पढ़ेंगे और एक लाइन के साथ साथ चलते रहेंगे तो हर लाइन का अर्थ आपको बखूबी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं इस पाठ के उद्देश्य की, आप और आपका समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह समाज के नियमों में बंधा होता है। आपने देखा होगा बच्चों, आप समाज में रहते हैं, कहीं विवाह होता है तो आप उसमें जाते हैं, आपको निमंत्रण दिया जाता है। आप हर समाज में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वो जन्म दिवस हो, चाहे वो मृत्यु दिवस हो। हम समाज की छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करते हैं क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं और हम इस समाज की एक इकाई हैं। और मनुष्य जो होता है वह एक सामाजिक प्राणी होता है बच्चों। और समाज जो होता है वो हमारे साहित्य का दर्पण होता है। मतलब जो हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है वो हमारे साहित्य में दिखाई देता है और वही चीज़ मुखरित होती है, वही शब्द उसमें से निकलते हैं। समाज के बिना उसका कोई स्थान नहीं। क्या आपने इस विषय में कभी सोचा है? यदि नहीं तो समाज के बारे में जाने बिना आपकी शिक्षा अधूरी समझी जाएगी, क्योंकि आप अपने से ही दूर हो जाएंगे। आप साइंस उसमें एसएसटी में भी पढ़ते होंगे, प्राचीन समाज के लिए पढ़ेंगे, वर्तमान समाज के लिए पढ़ेंगे, आधुनिक समाज पढ़ते हैं, पर आप समाज से कटकर नहीं रह सकते। देखिए बच्चों, हम सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह पाता। जब अकेला कोई व्यक्ति हो जाता है, समाज के होते हुए भी वो अपने को समाज से काट लेता है, तो वो उसमें अजीब सी विसंगतियाँ नज़र आने लगती हैं बच्चों। वो अधूरापन उसमें दिखाई देने लग जाता है। वो कोशिश करता है कि मेरा भी कोई साथी हो, मेरा भी कोई घर हो, मेरा भी कोई सहारा हो। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व समाज के बिना नहीं है। और वैसे ही समाज हमारे बिना कुछ नहीं है, क्योंकि हमसे ही और आपसे ही तो बनता है समाज। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप समाज की एक इकाई हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपसे ही परिवार बनता है, परिवार से मोहल्ला और मोहल्ले से गांव या शहर, और गांव और नगरों से प्रदेश, और प्रदेश से देश, और इस प्रकार सभी से विश्व का निर्माण होता है, दुनिया बनती है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपके बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए समाज की इकाई होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। आप ये मत सोचो मुझे क्या मतलब, मेरे पिताजी कर रहे हैं ना समाज के लिए, मेरी माताजी कर रही है ना, नहीं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो समाज में रहता है उसका, सबका अपना अपना नैतिक कर्तव्य होता है, जिम्मेदारियां होती हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये जिम्मेदारियां समाज के प्रति ही हैं जिन्हें आपको निभाना ही पड़ेगा।
कैसे भी निभाएं, आपको निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप समाज से कटकर नहीं रह सकते, अन्यथा आप स्वार्थी कहलाएंगे। और जब आपको कभी समाज की ज़रूरत होगी तो आपको कोई समाज सहायता करने नहीं आएगा, यदि आप समाज के कार्यों में सक्रिय अपना योगदान नहीं देंगे तो। अन्यथा समाज भी आपकी चिंता क्यों करेगा? आपका समाज से वैसा ही संबंध है जैसा पत्ते का वृक्ष से होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष होता है वो समाज के रूप में है, उसमें एक पत्ते के रूप में आप भी हैं। असंख्य लोग हमारे समाज में होते हैं पत्ते के समान, अन्यथा समाज वृक्ष से अलग होकर पत्ते का कोई अस्तित्व नहीं होता। अंडरलाइन करेंगे इसको, मैंने आपको पहले भी बताया। इनमें से बीच बीच में से आपको क्वेश्चंस और फिलअप्स और वन वर्ड और राइट रॉन्ग सब कुछ बन के आएंगे। तो अगर मैं आपको सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए इसीलिए कहती हूँ पेंसिल हाथ में रखिए, जहाँ मैं बोलती हूँ उसको आप अंडरलाइन करते जाएंगे। और ना ही पत्तों के बिना वृक्ष का अस्तित्व होता है। अलग अलग होने पर न पत्ता हरा भरा रहता है और ना ही वृक्ष। अब आप वृक्ष की डाल से सारी डालियां काट दीजिए, पत्ता काट दीजिए तो कुछ भी नहीं, वो वृक्ष मर जाएगा, यानी समाज खत्म हो जाएगा। एक दूसरे का, समाज का और हमारा आपस में गहन संबंध होता है बच्चों, घनिष्ठ संबंध होता है। क्या आप शरीर के सभी अंगों की देखभाल नहीं करते? जिस प्रकार आपका शरीर होता है उसके सारे अंग आप यदि करते हैं तो क्यों? क्योंकि इनके बिना आपकी कोई पहचान नहीं है। आपका शरीर शरीर तभी कहलाएगा जब सारे अंग प्रॉपर रूप से उसमें काम करेंगे। यदि कोई भी अंग बेकार हो जाए तो आपको खुद को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। किसी व्यक्ति में नेत्र नहीं है, वो नेत्र की कमी है उसमें, तो उसका सारा जीवन अंधकार में है। एक हाथ से, किसी का एक हाथ है, एक पैर है, तो वो जीवन पूरी जिंदगी लड़खड़ा के चलता है, वो बैलेंस नहीं हो पाता। लिखने में आपके दोनों हाथों की भागीदारी होती है, तो इस प्रकार समाज की भी आपके साथ भागीदारी होती है। क्या जिस प्रकार सभी अंगों से मिलकर शरीर बनता है, उसी प्रकार आप सभी से मिलकर समाज बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक आपकी तरफ बढ़ने वाले खतरों को टालने के लिए आपके शरीर के सभी अंग एकजुट क्यों हो जाते हैं? कोई गर्म वस्तु पे आपका हाथ जाता है, एकदम से मस्तिष्क आपको ऑर्डर करता है हाथ को पीछे हटाओ, और वो आपको बचा लेता है। आपके मस्तिष्क ने आपकी सहायता करी, ठीक है, क्योंकि सभी अंग शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर से अलग हुआ अंग ना तो शरीर की सहायता कर सकता है और ना ही शरीर की सहायता ले सकता है। ठीक ऐसा ही संबंध आपके और समाज के बीच है। यदि आप अपने को समाज से अलग देखते हैं तो आपकी स्थिति भी वैसी ही होगी जैसे पेड़ से टूटे हुए पत्ते की या शरीर से अलग हुए अंग की। समझ आ रहा है? इतना महत्व होता है बच्चों समाज का आपके लिए। इसलिए समाज की चीज़ों को गले लगा कर चलो। समाज में जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उन पे ध्यान दो। आपके पापा कहते हैं न्यूज़ पढ़ो, अखबारों में दुनिया में क्या हो रहा है, चारों तरफ देखो विश्व में क्या हो रहा है, क्योंकि उनसे हम जुड़े हुए हैं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये नहीं है, सबको फ़र्क पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि समाज में आपका सम्मान हो? सब व्यक्ति चाहते हैं कि उनका समाज में सम्मान हो, वो एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाए। यदि हाँ, तो इसके लिए आपको बड़ों के प्रति सम्मान और छोटों के प्रति प्यार की भावना लानी होगी। अंडरलाइन होगी ये लाइन। आपको बड़ों के प्रति सम्मान रखना ही पड़ेगा और छोटों के प्रति प्यार रखना ही पड़ेगा। अतः आपको दुख में और सुख में समाज के साथ खड़े रहना पड़ेगा। आपके जीवन की हर खुशी इन्हीं अवसरों के साथ टिकी है। हर खुशी आपकी इन्हीं अवसरों पे टिकी होती है बच्चों। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं दर्ज हैं जिनके आधार पर लोगों की पहचान बनी और छिन भी गई। निरंकुश राजा भी हुए हैं हमारे, जो बहुत अत्याचारी थे। राजा तो रहे, उनकी घटनाएं भी बनी, लेकिन उतनी ही जल्दी उनसे सत्ता छीनी भी जा गई, क्योंकि उन्होंने वो समाज का अंग नहीं बन के रहना चाहते थे, अपना सारे अधिकार लोगों पर थोपना चाहते थे। तानाशाही कहीं भी नहीं चलती। यदि आप स्वयं को सामाजिक प्राणी मानते हैं तो भीषण गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, आंधी हो या तूफान या मूसलाधार वर्षा, आपको अपना फर्ज निभाना ही होता है।
हम ये नहीं देखते कि कई ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं बच्चा जिसमें हम रात दिन की चिंता नहीं करते। आज कोविड-19 में अगर डॉक्टर ये सोचने लग जाए कि कोई बात नहीं, आया होगा पेशेंट हॉस्पिटल में, मुझे क्या करना, मैं तो अपनी नींद निकाल लेता हूँ, तो क्या इसका दुष्परिणाम क्या होगा आप भी जानते हैं। जिसका कारण यह है कि सामाजिक फर्ज केवल फर्ज ही नहीं बल्कि एक कर्ज है। देखिए कितनी बड़ी लाइन ये इसके उद्देश्य के में आपको दी गई है, क्या कि सामाजिक फर्ज जो होता है, जो समाज से जुड़े हुए फर्ज हैं, कार्य हैं, केवल फर्ज ही नहीं है बल्कि वो आपके ऊपर एक कर्ज है। हर व्यक्ति के ऊपर समाज का एक कर्ज होता है जिसको उसको निभाना पड़ता है। हम यहाँ घर के पास रहते हैं, पड़ोस में हमारा कौन है, उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज है, एक सामाजिक दायित्व है, सामाजिक फ़र्ज है हमारा। ये आप सोचो, वो गए उसमें एक बच्चे ने कुछ, वो बच्चे बोले आपस में कि अरे यार ठीक है, बस्ती में आग लग रही है तो हमको क्या है, नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन तो मस्ती में रहो, नहीं, ये नहीं, ये सामाजिक दायित्व नहीं होता। एक ऐसा कर्ज जो बिना लिए भी चुकाना पड़ता है। आपके इसी व्यवहार से स्वस्थ समाज की स्थापना होती है। अगर आप स्वस्थ समाज चाहते हैं, आपको समाज में कई बुराइयां दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उसके जिम्मेदार हैं। ये ध्यान रखिए बात। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो वो दूसरों के साथ भी आप ना करिए। एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, समाज से जुड़े रहिए, समाज की सारी प्रक्रियाओं में भाग लीजिए। कई लोग शादी विवाहों में जाते ही नहीं हैं, कोई लोग मृत्यु उसमें नहीं जाते, मर गया तो कोई बात नहीं, मर गया, मैं क्या करूं, मेरे घर तो ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे सर दर्द है या मेरी तबीयत खराब है, मैं क्यों जाऊं, अरे अब मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप एक सामाजिक इकाई हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, और मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज भी आपके प्रति अपना फ़र्ज निभाकर आपको बुलंदियों तक पहुँचा देता है। जब आप समाज के सारे कार्य पूर्ण करेंगे, उसके दिए हुए कर्जों को अपना फ़र्ज समझेंगे और निभाएंगे, तो समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा बनेगी और एक आप अच्छे सामाजिक नागरिक की तरह उभर के आएंगे। तो ये तो बच्चों था इस पाठ का उद्देश्य। अब हम चलते हैं ये इस कहानी की तरफ, जो कि श्री मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है और बहुत प्रभावी तरीके से लिखी है। छोटी सी घटना है जिसको हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये हमें जगाने वाली है, झंझोड़ के जगा रही है कि देखो समाज में हमारा कितना बड़ा स्थान है। यदि हम समाज के काम नहीं आते तो हमारा भी, समाज के लोग हमारे भी काम नहीं आएंगे। यही कहानी बता रही है जो मंत्र कहानी पर आधारित है। तो चलिए बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा और मज़ा लीजिए इस कहानी का। तो हम शुरू करते हैं ये कहानी। दिन के लगभग 2 बजे होंगे। बूढ़ा किसान धर्म सिंह घर पहुंचकर अपनी पत्नी कमला को आवाज़ लगाते हुए कहता है, अमर की माँ, अमर की माँ। दरवाजे पर खड़ा धर्म सिंह घर के भीतर की आवाज़ सुनने का प्रयास कर रहा था, परंतु अंदर से किसी शोर शराबे की आवाज़ नहीं आ रही थी। लाइन करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे, शोर शराबे की आवाज़ नहीं आ रही थी। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। सब कुछ सुनसान। अचानक दरवाज़ा खुला। बूढ़ी कमला लाठी के सहारे अंदर चली गई। पीछे पीछे बूढ़े धर्म सिंह ने घर में प्रवेश किया। कमला ने खाना मांगा, लेकिन बूढ़ी कमला खड़ी खड़ी बूढ़े किसान की ओर देखती रही। अमर खेलकर नहीं लौटा क्या? अब उसकी तबीयत कैसी है कमला? बूढ़ा पूछता है। बूढ़ा कौन? धर्म सिंह। क्या नाम है उसका? धर्म सिंह। धर्म सिंह की पत्नी का नाम क्या बताया गया है यहाँ पे? कमला। ठीक है। कमला के झरझर आंसू बहने लगे। झरझर आंसू बहना मतलब उसके निरंतर तीव्र गति से आंसू आंखों से निकलने लगे। अपने को संभालते हुए बोली, अमर कल रात से बेहोश है। क्या बोला उन्होंने? कि अमर जो है, जो उनके पुत्र का नाम है, वो कल रात से बेहोश है। उसका तन आग की तरह तप रहा है। तन मतलब बच्चों शरीर, वो बहुत गर्म हो रहा था, मतलब उसको बहुत तेज बुखार था। हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है जो हमारी परीक्षा ले रहा है? घर में 2 रुपये नहीं हैं। देखिए, अब जब गरीबों के घर कोई बीमारी आ जाती है, वो किस तरह से उस बीमारी से लड़ता है। एक भी पैसा खाने को नहीं है तो बच्चे का इलाज कहाँ से कराएगा? सोचिए, आप अपनी स्थिति को उस तरफ रख के सोचिए। इसलिए भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको बहुत अच्छा परिवार मिला है जो कि संपन्न है। उसमें आपकी हारी बीमारी के लिए पैसों की व्यवस्था है।
उनसे पूछिए जिनको 2 जून रोटी नहीं मिलती है और जिनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं होती। बच्चों, डॉक्टर की फीस का ठिकाना नहीं। हमारा अकेला अमर कहीं इसकी दशा और बिगड़ी तो हम बूढ़ों का क्या होगा। अकेला अमर से मतलब इकलौता पुत्र था उनका। एक एक करके मेरे पहले 7 बेटे मेरी गोद से छीन लिए गए। ये कहना चाह रही हैं कमला कि उससे पहले भी 7 बेटे जो उनके हुए थे वो मर गए थे। सोचो कितनी भारी भारी विपदा थी उस परिवार पे। पता नहीं कब चैन से बैठेगा, है ना। बूढ़े किसान ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी। अंडरलाइन कर लेंगे, बूढ़े किसान ने क्या दी अपनी पत्नी को सांत्वना, और कहा यानी उसको दिलासा दिलाया, है ना, समझाया, ढांढस बंधाया। क्या, अरे भगवान सबकी परीक्षा लेता है, पर एक बात याद रख, वो किसी का बुरा नहीं करता। देखिए भगवान पे उन्होंने आस्था नहीं छोड़ी, फिर भी कि भगवान जो है वो किसी का बुरा नहीं करता, परीक्षा लेता है। परीक्षा की घड़ी है ये हमारी और हमें सहनी है। सबके साथ होता है। एक रास्ता बंद करने से पहले कई रास्ते खोल देता है। कौन खोल देता है? भगवान। तू विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपना विश्वास भगवान पे बनाए रखा और अपनी पत्नी को ये सांत्वना दी। बूढ़ा किसान तुरंत बिना खाना खाए बाहर गया और 200 रुपये उधार लेकर अमर को शहर ले गया। कहीं से किसी तरह उसने 200 रुपये इकट्ठा करे और अमर को वो शहर ले गया। शहर में डॉक्टर विकास का बहुत नाम था। अब जब वो डॉक्टर वहाँ पहुँचा तो शहर जब पहुँचा तो उसको पता चला एक डॉक्टर विकास हैं, उनका बहुत नाम है। वो उनके पास अपने बच्चे को लेकर गया। अंडरलाइन करेंगे, डॉक्टर का नाम क्या था? विकास। उसने भी सुन रखा था। डॉक्टर विकास के पास पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। पैदल था, कोई सहारा नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था, व्हीकल को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैदल ही और उतने में पैदल ही बच्चे को लेकर उस बीमारी में चलाता हुआ उस बच्चे को लेकर गया। उनके पास कोई और साधन नहीं था। बच्चों, डॉक्टर साहब के टेनिस खेलने का समय हो गया था। अंडरलाइन करेंगे, टेनिस खेलने का समय हो गया था। तभी देखा कि बूढ़ा किसान अपने बेटे के साथ दरवाजे पर दस्तखत दिए खड़ा है ना। वो वहाँ पे बैठा है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे लाइन को। धर्म सिंह ने अपने बेटे अमर को छोड़ दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टर से विनती करते हुए कहा कि मेरा बेटा पिछले 1 हफ्ते से बीमार है, कल से इसे कोई होश नहीं, इसे एक बार देख लो तो मेरा अमर ठीक हो जाएगा, है ना। कि मैं इसको लेकर तो आ गया हूँ, आप इसे एक बार देख लीजिए कि इसको क्या परेशानी है। इसको कल से होश नहीं आ रहा, बार बार ये बेहोश हो जाता है। मैं बड़ी मुश्किल से इसको लेकर आया हूँ। इसे छोड़कर हमारा कोई सहारा भी नहीं है। ये अमर को छोड़ दें तो हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। अंडरलाइन करेंगे इसको। डॉक्टर साहब इसे बचा लीजिए। उसने डॉक्टर से विनती करी, गिड़गिड़ाया कि डॉक्टर साहब कृपया करके आप इसे बचा लीजिए, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर विकास ने बूढ़े किसान की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से बाहर आने की कोशिश की। उसको पता था, डॉक्टर ने सुन भी ली थी बात, लेकिन वो निकलने वहाँ से क्रॉस होने लगा। अमर की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसने उसको क्या कर दिया? नेग्लेक्ट करा, देखा ही नहीं उसकी तरफ। और बूढ़े धर्म सिंह ने अपनी पगड़ी उतारकर डॉक्टर के पैरों की ओर बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहब एक बार इसे देख लीजिए। उसने उसको रुआंसा होके बोला, मैं और मेरी पत्नी कमला का और कोई सहारा नहीं है। मैं मलकपुर से पैदल चलकर यहाँ आया हूँ। अंडरलाइन करेंगे, कहाँ से पैदल चलकर आया था वो? मलकपुर से। मलकपुर एक स्थान है, इसका नाम है यहाँ। इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने बूढ़े किसान की एक ना सुनी और अपनी धुन में मस्त होकर खेलने के लिए निकल पड़ा। उसने सुना ही नहीं उसको कि वो कह रहा है, उसको ओवरलुक करा और वो निकल पड़ा डॉक्टर। अब बच्चों बताइए, डॉक्टर ने अपना फ़र्ज, सामाजिक फ़र्ज जो उसका कर्तव्य था वो नहीं निभाया, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि अब उसका टेनिस का समय हो गया था, वो खेलने जा रहा था। बूढ़े किसान ने उसके मुख में से बस इतना सुना कि यह कोई मरीज देखने का समय नहीं है, इसे कल लेकर आना। बेचारा धर्म सिंह बिलखता रह गया। बिलखता रह गया मतलब रोता रह गया। अंडरलाइन करेंगे। और निराश होकर अपने बेटे अमर के सिर पर हाथ फेरता रहा। वो क्या कर सकता था? जबरदस्ती तो नहीं दिखा सकता था।
आग की तरह जलता शरीर ठंडा हो चुका था। अब वो इतना इतना वो शरीर था कि वो निढाल हो गया था, और ठंडा हो जाना मतलब उसको मृत्यु हो जाना। और आखिरकार उस बच्चे की प्राण निकल गए। कल से वो 3 दिन से बेहोशी में तड़प रहा था, उस बच्चे के प्राण निकल गए। अमर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब धर्म सिंह की समझ में कुछ ना आया, तो उसने अमर को पीठ पर लादा, और का स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें आरे लिखा है, आरे नहीं है, ये और है, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। रोता बिलखता अपने गांव की ओर चल दिया। क्या करता, अपने बच्चे को लादते रोता रहा और आंसू पहुंचता रहा और चल दिया। अब उस बूढ़े धर्म सिंह के कदम नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि उसकी पीठ पे उसके बच्चे की लाश थी। अपने जीते जी बेटा चल बसे। वो तो वृद्धावस्था में पहुंच गया था, लेकिन उसका एक बेटा जो 7 बेटों के बाद जिंदा था, वो भी आज चल बसा था। इससे बड़ा दुख भला और क्या हो सकता था। एक दिन छिपने वाला था, दिन भी छिपने वाला था। अचानक बूढ़े को बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दी। अंडरलाइन करेंगे इसको। अचानक क्या सुनाई दिया? पीछे से आती बैलगाड़ी बूढ़े के गांव के एक किसान की थी, जो शहर से गांव की ओर लौट रहा था। उसने अमर और बूढ़े को देखकर पहचान लिया और गाड़ी रोककर अमर को अपनी बैलगाड़ी में लिटा लिया। वो लेट गया। उसने उस शव को, जो वो शव था, अब जान नहीं थी उसके शरीर में, उसको बैलगाड़ी में लेटाया। बूढ़ा धर्म सिंह अपने अमर के पास ही बैठ गया। गाड़ी मलकपुर गांव की ओर चल दी। बूढ़ी कमला इंतजार कर रही थी। अब वहां उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा ठीक होके घर आएगा। जैसे ही उसने अमर की हालत देखी तो चीख निकल गई। जैसे उसने शव को देखा कि ये क्या, मेरे बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं है। हाँ, और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। चिल्ला के बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। समय बीतता गया, लेकिन किसान धर्म सिंह और बूढ़ी कमला जिंदगी की लड़ाई लड़ते रहे। देखिए बच्चों, ये जीवन की ऐसी सच्चाई है जिसे हम और आप बदल नहीं सकते। जो इस जीवन में मतलब जन्म लेता है तो उसको मृत्यु भी अवश्य आती है, पर जिसके घर आती है उसके घर मातम होता है। फिर भी उसके घर के सदस्य जिंदा रहते हैं और जीवन की जिंदगी की लड़ाई को लड़ते रहते हैं। और वही वह दोनों बूढ़े भी कर रहे थे, जी रहे थे। रात का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आधी रात गए, अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। धर्म सिंह का दरवाजा किसी ने खटखटाया। बूढ़े धर्म सिंह ने दरवाजा खोला तो सामने पहरेदार था। पहरेदार ने कहा, आज मैं शहर गया था, मैंने देखा कि डॉक्टर विकास के यहाँ भीड़ लगी हुई थी। चारों ओर से हाहाकार की आवाज आ रही थी। बेचारे का एक ही बेटा था, सांप ने काट लिया। अब वो डॉक्टर जिसने उसके बेटे को नहीं देखा था, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, उसने समाज के नियमों को तोड़ा और उसके बेटे को अगर वो चाहता तो उस वक्त देखकर उसकी जान बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। सिर्फ अपने टेनिस खेल के कारण, जरा से स्वार्थ के कारण समाज के नियमों को भंग किया। तो समाज के रूप में भगवान भी तो देखता है ऊपर। भगवान की लाठी चली और डॉक्टर के स्वयं के बेटे को सांप ने काट लिया, और जिसका वो इलाज डॉक्टर होते हुए भी नहीं कर पाया। डॉक्टर विकास के हर तरह के प्रयास के बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाया। सारा बदन नीला पड़ चुका। सोचा आपको बता दूं बाबा, आपने मरुओं को जिंदा किया है। आपकी जड़ी बूटियों के सामने आज तक किसी सांप की एक नहीं चली। जो धर्म सिंह था वो बहुत जड़ी बूटियों का प्रयोग जानता था। उन जड़ी बूटियों से जो जानवर कोई काट लेता था, बाइट करता था, उसको वो ठीक कर दिया करता था। उसके पास भी ये फन था। तो उसने, इसलिए वो उस आदमी ने उसको बताया कि आप शायद उसके बच्चे को बचा सकें। वो स्वयं तो उस बच्चे को, अपने बच्चे को बचा नहीं पा रहा, और उस बच्चे का शरीर पूरा का पूरा नीला पड़ चुका है। भगवान की भी कैसी लीला है। पहरेदार इतना कहकर सीटी बजाता हुआ चला गया। जैसे जैसे सीटी की आवाज कम होती गई, वैसे वैसे बूढ़े किसान की बेचैनी भी बढ़ती गई। बूढ़े किसान की बेचैनी क्यों बढ़ती गई बच्चों?
क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान था, अच्छा इंसान था, वो किसी का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता था। जिस समय जिस पल से उसको ये पता चला कि डॉक्टर के बच्चे को मैं बचा सकता हूँ, तो उसके अंदर बेचैनी बढ़ती गई। और वो बेचैनी इसलिए हुई क्योंकि उसका एक मन अंतर्द्वंद कर रहा था, उसके साथ लड़ रहा था। क्या कि तू मत जा, तेरे को क्या जरूरत पड़ी है, जब उसके बेटे ने तुझे नहीं देखा तो तू क्यों जाना चाहता है। इस तरह से उसके अंदर कश्मकश चल रही थी, इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ रही थी बच्चों। और बूढ़ी कमला सब कुछ सुनकर सोने का प्रयास कर रही थी। पत्नी ने भी सुनी ये बात, और वो सुनकर वो भी सोने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उसको भी वही सारी चीजें याद आ गई थी। अपने बेटे की मृत्यु कैसे हुई, उस डॉक्टर ने इलाज नहीं किया था। लेकिन धर्म सिंह की बेचैनी को देखकर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद उसको लग रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बेचैन हो रहा है धर्म सिंह, ये क्यों उसकी मदद के लिए सोच भी कैसे सकता है, ये दिमाग में उसके चल रहा था। धर्म सिंह ने से बेचैनी का कारण पूछा तो धर्म सिंह ने कहा, तुम क्या समझती हो कि मैं शहर जाने के लिए बेचैन हूँ। अब उसने अपनी पत्नी को समझाया और उसने कहा, तुम क्या समझ रही हो मैं शहर जाने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, सब कुछ याद है जो उसने मेरे साथ किया, मेरे बेटे के साथ किया। डॉक्टर है, शहर में नाम है, पैसा भी है, करा ले इलाज। अब उसके दूसरे मन ने दो मन बन जाते हैं ना बच्चों, तो उसके दूसरे मन से जो आत्मा, बुरी आत्मा, दुरात्मा और अच्छी आत्मा का जो संघर्ष चल रहा था, तो बुरी आत्मा ने ये बोला कि चले जाओ, अब तो बहुत पैसा है ना, उसके बाद अपने आप करा ले इलाज। इतनी ठंड में भला मैं क्यों जाऊं रात को उसका बच्चे को देखने, इतनी ठंड में आधी रात गए, मैं जाने वाला नहीं हूं। यह सुनकर बूढ़ी कमला की आंखों में संतोष तैर गया। तो उसकी पत्नी बहुत संतुष्ट हो गई कि हाँ, क्योंकि उसका बच्चा गया था, बच्चों उसका बच्चा मरा था, तो वो चाहती थी कि मेरे भी बदला लूंगी। ये मानव की एक प्रकृति होती है। उसको ये पता लगा कि अच्छा हाँ, ये नहीं जा रहा मेरा पति, तो उसको थोड़ा सा संतोष हुआ कि आज मेरे बेटे की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। पर ऐसा होता नहीं है बच्चों। अपने अंदर की जो आत्मा होती है, उसका अच्छा जो जीव होता है, वो हमेशा आपको गलत काम करने पे कचोटता है, आपको डंक मारता है सांप की तरह। और वह निश्चिंत होकर सो गई जो माँ थी। बूढ़ा धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके जीवन की यह पहली घटना थी जिसमें सांप काटने की खबर सुनकर वो इतनी देर रुका हो। वो कभी ऐसा नहीं करता था। वह सोचने लगा, भगवान की नजर में कोई नहीं बच पाता, जो जैसा करता है भोगता है। कि उसने, भगवान ने तो उसको सजा दे दी ना, उसके बेटे को सांप ने काट लिया ना, आज वो जरूर पश्चाताप कर रहा होगा कि मैंने भी किसी के बेटे को नहीं बचाया था। तो ये पश्चाताप काफी है उसको लगा। एक जाना माना डॉक्टर खेल में इतना मस्त हो जाए कि अपना फर्ज ही भूल जाए। उसने जो मेरे साथ किया सब जानते हैं, लेकिन मैं तो मानव हूँ। मानव का कार्य क्या है, सामाजिक प्राणी हूँ, तो मेरे को समाज में जो मेरे को कर्ज चढ़ा हुआ है वो मुझे उतारना है, उसको उतारने का फर्ज मेरा है। ये उसने सोचा बूढ़े ने। समाज गर्मी या सर्दी नहीं देखता और ना रात और दिन देखता है ना। और जो बच्चा वहां पे पड़ा हुआ है, वो उसको ये नहीं पता कि अभी रात हो रही है, दिन हो रही है, वो कष्ट में है, वो पीड़ा में है, और मुझे जाना चाहिए उसकी पीड़ा का निदान करने के लिए। समाज तो फर्ज देखता है। समाज हमेशा यही कहेगा, देखो इसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। जिस प्रकार से उस डॉक्टर को कहा गया कि देखो इस डॉक्टर ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, तो मैं भी वही गलती क्यों करूं जो उस डॉक्टर ने करी। क्या उसका वही फर्ज था जो उसने निभाया? उसे पता ही नहीं था कि सामाजिक फर्ज एक फर्ज ही नहीं होता, बल्कि कर्ज भी होता है। एक ऐसा कर्ज जो बिना लिए भी चुकाना पड़ता है। हमने लिया नहीं, लेकिन हमें चुकाना पड़ता है। कुछ क्षण बीतने के बाद फिर मैं अपना कर्ज क्यों भूल रहा हूं, उसने सोचा। मैं अपना कर्ज क्यों भूल रहा हूं, मैं अपना फर्ज क्यों भूल रहा हूं। जो सामाजिक कर्ज मेरे ऊपर है वो मैं क्यों भूल सकता हूं, मैं किस प्रकार भूल सकता हूं। मेरा फर्ज है कि मैं उसकी रक्षा करूं। उड़ती सी नजर खर्राटे लेती कमला पर डाली और लाठी लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसने रात नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, सब कुछ भूल चुका था। उसके सामने सिर्फ ये था कि मेरा फर्ज, समाज का फर्ज मुझे निभाना है। जो कर्ज है मेरे ऊपर वो मुझे आज चुकाना है। डॉक्टर विकास के घर पहुंचकर बूढ़े धर्म सिंह ने देखा कि सैकड़ों लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कहीं से कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। कड़ाके की ठंड और रात के सन्नाटे के बीच डॉक्टर विकास का बेटा रोहतास, क्या नाम था उसका, रोहतास, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसको
उभरी हुई सांसें आ रही थी। धर्म सिंह ने रोहतास के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक ऐसे शब्द सुनकर सबके मन में आशा की लहर दौड़ गई। सब थोड़े से खुश हो गए कि हो सकता है ये अभी भी इसको बचा ले। धर्म सिंह ने उपचार शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद रोहतास के शरीर में अचानक कंपन सा हुआ और आंखों की चढ़ी काली पुतलियां वापस लौटने लगी। यह सब देखकर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि रोहतास के प्राण वापस लौट रहे हैं। मतलब उसका विष उसने निकाल लिया था उनके शरीर से। हाँ, उपचार चलता रहा और कुछ समय बाद रोहतास उठ बैठा। उसका उपचार यानी उसका इलाज चलता रहा। अंडरलाइन करेंगे इसको। चारों ओर शोर मच गया। अब शोर क्यों मच गया? कि रोहतास ठीक हो गया। खुशी के कारण शोर मच गया। लोग खुशी से झूम उठे और आपस में गले मिलने लगे। इस बीच धर्म सिंह मौका पाकर अपने गांव की ओर निकल गया, क्योंकि बूढ़ी कमला के उठने से पहले उन्हें घर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। उसको ये पता कि जो बड़ी संतोष के साथ उसकी पत्नी सोई थी, तो उसको अपने पत्नी का विश्वास भी तोड़ना नहीं था। इसलिए उसने कहा, उससे पहले कि मेरी पत्नी उठ जाए, उसने अपना कर्ज निभा दिया, कर्ज उतार दिया, अपना फ़र्ज निभाया और वो चल दिया। बच्चों, उसको किसी चीज़ का और मोह नहीं था। उसने अपना फ़र्ज करना था, वो फ़र्ज उसने कर लिया और वो इस प्रकार अपने घर पहुंचा, मतलब घर की ओर निकल पड़ा। ये इन्होंने यहाँ पे इस कहानी का एंड कर दिया है। तो बच्चों, समझ में आया समाज में कितना बड़ा समाज के लिए आपका फ़र्ज होता है, उससे उस फ़र्ज को अदा करना, वो जो कर्ज है उसको अदा करना आपका फ़र्ज होता है। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आशा करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको संलग्न करा दूँगी और इस कहानी के साथ ही आपको PDF फाइल में इसके अतिरिक्त क्वेश्चन के साथ आपको सारा मटेरियल भेज दिया जाएगा। थैंक यू।